हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो? होप सो आप सब बढ़िया हो गए। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट कॉमर्स मेड इजी। यहाँ पे आपको यूजीसी नेट दिसंबर 2024 के लिए कॉमर्स पेपर 2 जिसका कोड 08 है उसका कंप्लीट सिलेबस यूनिट वाइज करवाया जाएगा। यूनिट 1 से लेकर 10 तक आपको कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी अलॉन्ग विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनको हमेशा यूजीसी टच करता है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, सारे कवरअप करवाए जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। जितना भी आपका रिटर्न मटेरियल है, नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे और व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको यूट्यूब डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। सो दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कर लो। यूट्यूब चैनल पे आपको डेली बेसिस पे क्लासेस करवाई जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। नोट्स आपको व्हाट्सएप चैनल प्लस टेलीग्राम चैनल दोनों पे अवेलेबल हैं। सो करते हैं आज का सेशन बिगिन। कॉस्ट ऑडिट क्या होता है? देखो, जो हमने ऑडिटिंग बहुत डिटेल में किया है उसमें इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑडिट किया है, वाउचिंग क्या होती है, सब कुछ हमने डिटेल में किया। अब जो ना ये कॉस्ट ऑडिट है, ये ना ऑडिटिंग की ही एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म है। यानी समझ लो कि आप ऑडिटिंग की ही एक चीज़ है जो मतलब बहुत स्पेशलाइज्ड चीज़ है, जिसका मेन काम क्या है, मतलब ये क्यों की जाती है, इसका जो फोकस है ना वो है कि आपने को अब कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को और जो सिस्टम एक ऑर्गेनाइजेशन में चल रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के, उनको वेरीफाई और इवेल्युएट करना है। देखो सिंपल, जब आपको कोई ऑडिटिंग पूछ लेता है या ऑडिट पूछ लेता है, आप तब यही रिप्लाई देते हो ना कि मतलब अगर आपसे कोई पूछ ले व्हाट डू यू मीन बाय ऑडिट, तो आपका रिप्लाई ऑब्वियस होगा कि जब हम ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करते हैं, एनालाइज करते हैं, वो ठीक बनी है या नहीं, यानी जो रेलिवेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करना था उन स्टेटमेंट्स को, उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करके ही बनाया गया, ये नॉर्मल ऑडिटिंग है। ये मैंने आपको बहुत डिटेल में करवाई। अब वो कहते हैं कॉस्ट ऑडिट क्या होगा। देखो, ऑडिटिंग का ही एक पार्ट है, उसकी ही एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म है कॉस्ट ऑडिट, जो मेन फोकस करती है जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, जो उसकी कॉस्ट अकाउंटिंग है। देखो, जब आप जैसे आपको पता है नॉर्मल फाइनेंशियल मैनेजमेंट होती है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है, अकाउंटिंग के अलग अलग ब्रांचेस हैं, उसमें से एक कॉस्ट अकाउंटिंग है। यानी कॉस्ट अकाउंटिंग ने जो रिकॉर्ड्स किए हैं या जो सिस्टम कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो करते हैं, कॉस्ट ऑडिट उनको वेरीफाई करता है, उनको इवैल्यूएट करता है। यानी इसका सिंपल वे में ये एम है कि जितनी भी एक ऑर्गेनाइजेशन में कॉस्ट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस फॉलो की जाती हैं, यानी वो इंश्योर करता है कि जो भी कॉस्ट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस हैं वो कंप्लाई करनी चाहिए जो आपके कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनके साथ। मतलब देखो, नाम के आगे नॉर्मल ऑडिट तो आना ही आना है, ये तो आपको क्लियर है। आगे तो कॉस्ट आ गया, मतलब हम हर चीज इसमें कॉस्टिंग के रिगार्डिंग करेंगे। यानी सिंपल वे में अगर बताऊं तो कॉस्ट ऑडिट में आप ये इंश्योर करते हो, यानी कॉस्ट ऑडिट ये इंश्योर करता है जो कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए, स्टेटमेंट्स बनाने के लिए जो प्रैक्टिसेस एक ऑर्गेनाइजेशन ने फॉलो की हैं वो कंप्लाई करती हैं जो कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रिंसिपल सेट हुए हैं उनके साथ या नहीं है। अगर ये चीज़ का डिटेल में एनालिसिस होगा, जो ये इंफॉर्मेशन निकल के आएगी, ये मैनेजमेंट को ना हेल्प करेगी इन्फॉर्म्ड डिसीजन, यानी उनको पता होगा डिसीजन लेने के पहले, उनको डिटेल में थॉरो नॉलेज होगी, जिससे कॉस्ट कंट्रोल एक तो बनेगा ऑर्गेनाइजेशन में और एफिशिएंसी अचीव होगी। इन शॉर्ट, यानी देखो, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी कॉस्ट को अच्छे से कंट्रोल किया बिना अपनी क्वालिटी को हैम्पर किए हुए, तो उसको सक्सेस करने से कोई भी रोक नहीं पाएगा, यानी वो ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस जैम श्योर है। ठीक है। अब जो जैसे नॉर्मल ऑडिटर्स होते हैं, सेम तरीके से कॉस्ट ऑडिटर्स होते हैं। यानी ये जो कॉस्ट ऑडिटर्स होते हैं ना, ये एग्जामिन करते हैं कॉस्ट रिकॉर्ड्स को, क्या क्या ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स रिकॉर्ड किए गए हैं जो कॉस्ट के साथ रिलेटेड है, किस तरीके से कॉस्ट को एलोकेट किया गया है, यानी जो एलोकेशन मेथड्स फॉलो किए गए हैं। देखो, कॉस्ट को एलोकेट करना पड़ता है, चाहे आप एक सेंटर पे कर दो, कॉस्ट से सेंटर पे कर दो, चाहे आप किसी एक्टिविटी पे कर दो, चाहे प्रोडक्ट कर दो, तभी हम बता पाएंगे कि इस प्रोडक्ट की, इस एक्टिविटी की कितनी कॉस्ट पड़ी है। उसमें जो मेथड्स फॉलो किए जाए उनको डिटेल में स्टडी किया जाता है। प्राइसिंग स्ट्रेटेजी ऑर्गेनाइजेशन क्या फॉलो कर रही है, जो वो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज वो बना रही हैं, जब वो बन के मार्केट में सेल के लिए जाएंगे तो उसका कोई ना कोई तो प्राइस रखना पड़ेगा। क्या स्ट्रेटेजी को यूज करके वो प्राइस रखा जाता है। और अकाउंटिंग प्रिंसिपल जितने भी कॉस्ट के साथ रिलेटेड है उनको कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन फॉलो कर रही है। अकाउंटेंट जब वो कॉस्ट रिकॉर्ड्स बना रहे हैं उनको फॉलो कर रही है या नहीं, ये सब कुछ कॉस्ट ऑडिट में आ जाता है। देखो, जो आपकी ऑडिटिंग का काम है ना, जो आप ये करते हो, ये ना आपको क्रेडिबिलिटी और रिलायबिलिटी, जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आपने प्रोवाइड किया उसको प्रोवाइड करते हैं। मतलब सिंपल में समझो, जो आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रेजेंट हो रही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ऑडिटिंग उसको क्रेडिबिलिटी और रिलायबिलिटी, मतलब क्रेडिबिलिटी मतलब वो पूरी ऑथेंटिक है, ये वो पूरा क्लियर कर देंगे
कि ये बिल्कुल इंफॉर्मेशन अच्छी, बिल्कुल सही सटीक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है, आप इस पर डिपेंड कर सकते हो, यानी ये रिलायबल भी है। यानी इससे क्या होगा, जब ऑडिटिंग ने आपकी इंफॉर्मेशन को इतना बड़ा एक पहलू यानी इतनी बड़ी एक पोजीशन दी थी कि बिल्कुल एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, तो जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन उसकी ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा इनहेंस हो जाएगी, स्टेक होल्डर्स बहुत अच्छे से डिसीजंस ले पाएंगे आपकी ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड। यानी इन शॉर्ट जो ऑडिट प्रोसेस है ना, ये ना इसको ऑडिट स्टैंडर्ड्स और एथिकल गाइडलाइंस जितनी भी है जो प्रोफेशनल बॉडीज ने बनाई हुई हैं वो गवर्न करते हैं। मतलब ऑडिट करने के लिए, ऑडिट के प्रोसेस को भी कैरी आउट करने के लिए आपको स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पड़ता है, वो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं। ठीक है, ये आपकी यानी ये आपकी एथिकल गाइडलाइंस है, आपको हर चीज़ ठीक एथिकली करनी है, मतलब आपको पता होना चाहिए गलत क्या चीज़ है, सही क्या चीज़ है, आपने सही की तरफ जाना है। अब जो ये एथिकल गाइडलाइंस और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है, इनको प्रोफेशनल बॉडीज ने इस्टेब्लिश किया होता है, जैसे इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड या कोई भी नेशनल अकाउंटिंग बॉडी। मतलब एक बोर्ड का मैंने आपको, ये बोर्ड का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। यानी इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है जो ऑडिटिंग के स्टैंडर्ड सेट करता है। जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं ना, IAS भी या सेट करता है या AS भी करता है, सेम तरीके में ऑडिटिंग के स्टैंडर्ड्स इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड IAAS भी स्टैब्लिश करता है, या कोई भी नेशनल अकाउंटिंग बॉडी भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे जितनी भी ऑडिट प्रैक्टिसेस फॉलो हो रही हैं जगह जगह पे, हर ऑर्गेनाइजेशन जितने भी ऑडिटर्स फॉलो कर रहे हैं, उसमें एक तो कंसिस्टेंसी बनी रहेगी, एक क्वालिटी मेंटेन रहेगी, वो क्वालिटी ऊपर नीचे नहीं होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो पेपर में बहुत बार आया, जो कॉस्ट ऑडिट है। जब आप कॉस्ट ऑडिट मटीरियल के लिए करते हो, स्पेसिफिकली मटेरियल के लिए, उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, उन्होंने क्या कहा था क्वेश्चन में, उन्होंने आपको ऑप्शन दे दी, यानी वो कह रहे हैं अगर आप कॉस्ट ऑडिट मटेरियल्स के लिए कर रहे हो तो वो कौन से एस्पेक्ट्स को फॉलो करेगा, आप उनमें से चॉइस करके बताओ। अब ये हम करने देंगे। सबसे पहला आएगा गुड्स इनवर्ड प्रोसीजर। यानी देखो, जब आप कॉस्ट ऑडिट मटेरियल्स के लिए करोगे तो उसमें पहले सबसे जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आएगा वो आएगा गुड्स इनवर्ड प्रोसीजर, यानी जो गुड्स ऑर्गेनाइजेशन में आ रहे हैं, जो उसमें प्रोसीजर फॉलो किया जाता है उसका। यानी इसमें आप इवैल्यूएशन करोगे और डॉक्यूमेंटेशन करोगे पूरे प्रोसेस की, जो फॉलो किया जाता है मटेरियल्स को रिसीव करने के लिए, फिर उनको इंस्पेक्ट करने के लिए जब वो ऑर्गेनाइजेशन में अराइव होंगे। सिंपल वर्ड देखो, ऑर्गेनाइजेशन ने बनाने हैं, सिंपल वर्ड्स में बताता हूँ, ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बना के सेल करने हैं, यही उनका बिजनेस है ना। उसके लिए उनको मटेरियल्स चाहिए, रॉ मटेरियल हो गया, अलग अलग टाइप के मतलब कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं जिससे फाइनल प्रोडक्ट बनता है। अब ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन में आएंगी, यानी जब ये चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन में आ रही हैं, उनके अराइवल पे उनको अच्छे से इंस्पेक्ट करना, वो क्वालिटी को मीट कर रही हैं, स्टैंडर्ड्स को मीट कर रही हैं, स्पेसिफिकेशंस को मीट कर रही हैं, वगैरह वगैरह। अब ये जो सारी चीज़ें हैं, जो यानी जो ये उनके आने से लेकर उनके इंस्पेक्शन तक का पूरा प्रोसेस है, इसको अच्छे से इवेल्युएट करना और इसकी डॉक्यूमेंटेशन पेपर में इसको लेके आना, ये इस चीज़ में यानी कॉस्ट ऑडिट में इंक्लूडेड है। यानी इसमें आप क्वांटिटी, क्वालिटी और कंडीशन, मेन 3 चीज़ें जब गुड्स आते हैं उसको वेरीफाई करते हो। यानी जितनी क्वांटिटी मंगाई उतनी आई है, जो क्वालिटी आपने ऑर्डर की थी वो सेम क्वालिटी की है, चेंज तो नहीं, कंडीशन प्रोडक्ट की ठीक है, प्रोडक्ट आपने बिल्कुल न्यू मंगाया था, उसकी जब पहुंचा तो उसकी हालत बिल्कुल सेकंड हैंड से भी बेकार है, ये चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। सेकंड इसमें आता है अकाउंटिंग फॉर स्क्रैप, वेस्टेज एंड मटेरियल ट्रांसफर। स्क्रैप मतलब जब एक आप रॉ मटेरियल से पूरा फाइनल प्रोडक्ट में उसको कन्वर्ट करते हैं ना, उसमें कुछ चीज़ें बच जाती है जो बिल्कुल यूजलेस होती है, उसको स्क्रैप कह देते हैं, वेस्टेज होती है। ठीक है, देखो जो कॉस्ट ऑडिट्स होते हैं ना, जब आप कॉस्ट ऑडिट मटेरियल का कर रहे हो खास करके, उसमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की आता है और कंट्रोल मैकेनिज्म फॉलो किया जाता है स्क्रैप के लिए, वेस्टेज के लिए और मटेरियल ट्रांसफर ऑर्गेनाइजेशन के एक डिपार्टमेंट से दूसरे, उसके अंदर ये चीज़ें 3 बहुत मेन आएंगी। मतलब इन शॉर्ट, स्क्रैप अराइज होगा, वेस्टेज अराइज होगी, ये तो नेचुरल चीज़ें हैं। कोई भी चीज़ आप परफेक्टली 100% यूज़ नहीं कर सकते, कोई ना कोई चीज़ तो बचेगी। इसको किस तरीके से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसका करना है, ठीक है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करोगे, ठीक है, अच्छी बात है, उसको कंट्रोल भी करो। अगर आप अपनी वेस्टेज और स्क्रैप को बढ़ाते जाओगे तो आपकी तो कॉस्ट बढ़ जाएगी, आपको बचेगा ही क्या, क्योंकि आपके तो फाइनल प्रोडक्ट्स उतने बनेंगे ही नहीं। सो ये सारी चीज़ें इस पॉइंट के अंदर आ जाती हैं।
यानी इसमें सिंपल वे में आप मॉनिटर करोगे और रिकॉर्ड करोगे कि जो मटेरियल्स आए हैं पिछले स्टेप में ऑर्गेनाइजेशन में उनको किस तरीके से यूटिलाइज किया जा रहा है, उसकी किस तरीके से डिस्पोजिशन हो रही है, ताकि जो आपका जो लॉसेस है वो मिनिमाइज हो जाए और आप एक ना प्रॉपर इन्वेंट्री मैनेजमेंट इंश्योर कर पाओ। मतलब अब इसको मैं समझाता हूं, देखो लाइन तो हमने कर ली, सिंपल वे में कहना क्या चाहते हैं, कॉस्ट ऑडिट आपको हेल्प करता है। मटेरियल्स आएंगे उनको या फाइनल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करोगे ना, जब ये प्रोसेस चलेगा कन्वर्जन का, यानी जब मटेरियल्स ट्रांसफर होंगे, यूज होंगे, उनकी यूटिलाइजेशन होगी, ये एफिशिएंट चाहिए। इसमें ना वेस्टेज कम से कम होनी चाहिए। अगर आपकी ज़्यादा वेस्टेज होगी ना, यानी आपके रॉ मटेरियल का कंटेंट बहुत ज़्यादा यूज होगा, वो ज़्यादा होगा, इतना आउटपुट नहीं होगा जितना इनपुट यूज होगा, जिससे कॉस्ट बढ़ जाएगी। सो इसकी स्क्रैप को, वेस्टेज को मिनिमाइज करना आपको कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प करती है, यानी कॉस्ट ऑडिटिंग हेल्प करती है इस चीज़ में। ठीक है, समझ आ गया। आगे ना आता है एक सेक्शन 139 सब सेक्शन 6 इंडियन कंपनी एक्ट का 2013 का, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, बहुत बार पेपर में आई। देखो जो सेक्शन 139 सब सेक्शन 6 है ना कंपनी एक्ट 2013 का, ये हमें क्या डिटेल्स देता है, ये देता है डिटेल्स रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर्स। अब जो ये फर्स्ट ऑडिटर्स हैं, जो इनकी अपॉइंटमेंट है, ये कौन करेगा, ये करेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एक मंथ के अंदर अंदर जो रजिस्ट्रेशन जब कंपनी की कंप्लीट होगी। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा उन्होंने, आपको इस फॉर्म में पूछा है, सेक्शन बताओ ये किसका था, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर या कॉस्ट ऑडिट के अंदर आता है। तो सेकंड वे में उन्होंने पूछा था जो फर्स्ट ऑडिटर्स की अपॉइंटमेंट है वो कौन सा सेक्शन करता है। अब जो ये फर्स्ट ऑडिटर की अपॉइंटमेंट इस सेक्शन के अंदर होती है वो किसके द्वारा होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझो, समझ आ गया। यानी कंपनी सबसे, जब कंपनी रजिस्टर हो जाएगी उसके एक मंथ के अंदर अंदर जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो सेक्शन 139 सब सेक्शन 6 के अंदर फर्स्ट ऑडिटर्स की अपॉइंटमेंट करेंगे। अब नेक्स्ट आता है अपॉइंटमेंट ऑफ CAG, यानी जिसे हम कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कहते हैं। देखो जो अपॉइंटमेंट है ऑडिटर्स की, जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल करता है उसे गवर्न करता है सेक्शन 139 सबसेक्शन 5। देखो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो अपॉइंटमेंट करते हैं फर्स्ट ऑडिटर की, वो 139 सबसेक्शन 6 के अंदर आता है। अब जो ऑडिटर्स की अपॉइंटमेंट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया CAG करता है, वो 139 सबसेक्शन 5 के अंदर आता है, याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं क्वालिफिकेशंस और डिस्क्वालिफिकेशंस ऑडिटर्स की। देखो जितनी भी ऑडिटर्स की क्वालिफिकेशंस हैं, डिस्क्वालिफिकेशन है, ये सेक्शन 141 के अंदर आती हैं। जो भी आपकी रेलेवेंट लेजिस्लेशन होगी उसके सेक्शन 141 के अंदर आएंगी। यानी जो ये सेक्शन है ना, ये स्पेसिफाई करेगा कि ऑडिटर्स को अपॉइंट करने के लिए क्या मेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। अगर आपने कुछ रिस्ट्रिक्शंस प्लेस करनी है तो मतलब चाहे रिस्ट्रिक्शंस वो फॉर्म्स के लिए हो चाहे इंडिविजुअल्स के लिए हो, जो एज ऑडिटर नहीं सब कर सकते, वो कौन कौन होंगे। ये भी क्वेश्चन पेपर में बहुत बार आया था, ये भी आगे करेंगे हम इसको भी कवर। यानी इन शॉर्ट ना, जो ये क्वेश्चन मैंने ये आपको ना एज अ पैरा में जरूर लग रहा है, ये एक बार मैचिंग में भी आया था। उन्होंने आपको एक पास से सेक्शंस, यानी एक साइड पे सेक्शंस दे दिया, दूसरे पास से में बता दिया कि ये कौन सा, मतलब इन शॉर्ट दूसरी साइड में आपको बता दिया कि वहाँ पे वो सेक्शन की कौन सी डिटेल किस सेक्शन के साथ मैच करेगी, मैच करके बताओ। सो इसीलिए सेक्शंस को याद रखना आपको पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आगे आता है 141 सेक्शन, यानी क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन होगा। 139 सब सेक्शन 6 फर्स्ट ऑडिटर्स की अपॉइंटमेंट होगी थ्रू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। 139 का सब सेक्शन 5 ऑडिटर्स की अपॉइंटमेंट थ्रू कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। समझ आ गया इतना। आगे आती हैं पावर्स और ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर्स। देखो जितनी भी पावर्स और ड्यूटीज, यानी जितनी पावर्स ग्रांट की गई हैं, एक एक्ट ने ऑडिटर्स को ग्रांट की है, या जो उनकी ड्यूटीज बनती है खुद की, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, वो सारी सेक्शन 143 के अंदर आती हैं। अब जो ये सेक्शन है ये डिटेल में बहुत ज़्यादा डीप में डिफाइन करता है क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए और ऑडिटर की, क्या उसको जिम्मेवारियां उठानी पड़ेंगी, उसके सेल्फ पे है ये, क्या उसकी ऑब्लिगेशंस है, क्या उसको ये चीज़ें करनी ही पड़ेंगी, क्या उनका वर्क का स्कोप है, मतलब कितना काम उसको करना पड़ेगा, ये सारा कुछ सेक्शन 143 में आता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेक्शन नंबर 142 जो रेम्यूनरेशन बताता है ऑडिटर्स की, यानी जो हमारी ऑडिटर्स अपॉइंट की हैं, जो उनकी रेम्यूनरेशन है, वो सारी चीज़ें 142 सेक्शन के अंदर आती हैं। यानी ये सेक्शन आपको डिटेल में प्रोविजंस बताएगा जो फीस, कंपेंसेशन और पेमेंट जितनी भी ऑडिटर्स को आपने देनी है उसके साथ रिलेटेड होंगे। यानी इन शॉर्ट हमने यहाँ पे 5 सेक्शंस कर लिए। पहला 139 का सबसेक्शन 6,
फिर 139 का सबसेक्शन 5 किया, 141 किया, 143 किया और 142 किया। ये सारे आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। आगे आता है ना एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार जो पेपर में आया है उसको करते हैं। अब वो कह रहे हैं, ये पहले लाइन समझो उन्होंने क्या कहा, बेनिफिट्स अवेलेबल टू एन इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर हु यूजेस कैट, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स। उन्होंने आपको पूछा था, देखो एक इंफॉर्मेशन सिस्टम का ऑडिटर है, यानी इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर है, वो ना कैट को यूज कर रहा है, उसको क्या क्या बेनिफिट होंगे। अब कैट क्या था, जब आप ऑडिट टेक्निक्स आपकी कंप्यूटर असिस्टेड हो, यानी कैट की फुल फॉर्म भी बहुत बार आई है, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स, यानी जब एक सिस्टम इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स को यूज कर रहा है तो उसके क्या बेनिफिट मिल रहे हैं। देखो सबसे पहला उसका बेनिफिट था चेक ससेप्टिबिलिटी टू थ्रेट, यानी देखो जब कैट को यूज किया जाता है ना, जब आप ऑडिटिंग में कंप्यूटर असिस्टेड टेक्निक्स को यूज करते हो तो आप ना सिस्टम की वल्नरेबिलिटी या उसको असेस कर सकते हो, यानी कितना को जो आपका सिस्टम है, यानी जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो प्रॉन है पोटेंशियल थ्रेट्स को, यानी कितना को उस इंफॉर्मेशन सिस्टम को खतरा है कि वो उसको कोई ना कोई थ्रेट फेस करना पड़ सकता है। अब ये जो स्पेशली चीज होती है ना, ये क्लाउड अकाउंट्स में होती है, जो ऑनलाइन सिस्टम, यानी क्लाउड अकाउंटिंग तो आप समझते हो ना, जब आप एक देखो क्लाउड एक स्टोरेज होता है, ऑनलाइन स्टोरेज फैसिलिटी, यानी जब आपकी पूरी अकाउंटिंग का डाटा एक ऑनलाइन स्टोरेज फैसिलिटी में क्लाउड में स्टोर्ड है, जो क्लाउड अकाउंट्स है वो यानी वो ऑनलाइन चल रहे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा खतरा होता है। तो सबसे पहले तो आप यही जो आपका इन्फॉर्मेशन सिस्टम है, अगर आपका इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर कैट को यूज़ कर रहा है तो उसको अच्छे से पता चल जाएगा कि सिस्टम कितना खतरे की वर्ज पे है, ठीक है। नेक्स्ट है इवेल्युएटिंग द सिस्टम। देखो कैट को यूज करके इवेल्युएट किया जा सकता है, और जो आपका सिस्टम के कंट्रोल्स हैं, उसके प्रोसेसेस हैं या उसके ऑपरेशन, मतलब ओवरऑल जो सिस्टम है, एक तो आप उसको इवेल्युएट कर सकते हो, उसकी इफेक्टिवनेस देख सकते हो, उसकी एफिशिएंसी देख सकते हो। मतलब समझो पहले डिटेल में, देखो सिस्टम जब होता है ना उसमें बहुत चीज़ें होती हैं। देखो सिस्टम बनाया जाता है कंट्रोल करने के लिए, अब जो आपने सिस्टम बनाया वो कंट्रोल कर रहा है या नहीं कर रहा, अगर कंट्रोल कर रहा है कितने लेवल पे कर रहा है, कितनी जल्दी कर रहा है, कितने टाइम में कर रहा है, उसके जो प्रोसेसेस आप फॉलो कर रहे हो वो कितने लंबे हैं, वो स्मॉल है या मीडियम है, वो जो प्रोसेसेस फॉलो किए जाते हैं कोई मुश्किल आती है या नहीं आती, जो ऑपरेशन है सिस्टम के वो कितने एक दिन में कितनी रैपिडेटली परफॉर्म किए, ये सारी चीज़ें सिस्टम में आ जाती है। अब कैट का क्या काम है, वो सिस्टम को हेल्प यूटिलाइज करता है, यानी कैट यूटिलाइज करता है इवेल्युएट करने के लिए और इफेक्टिवनेस उस सिस्टम की, ठीक है। नेक्स्ट आता है डाटा सिक्योरिटी। देखो जब एक इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर कैट को यूज करता है तो वो उसे हेल्प करेगा जितनी भी सिक्योरिटी मेजर्स लगी हुई है, यानी अपने आप किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए जितनी भी सिक्योरिटी मेजर्स लगे हैं उसको एग्जामिन करेगा कि वो जितना भी ऑर्गेनाइजेशन का सेंसिटिव डाटा है या अगर उसमें कोई गैप है या वल्नरेबिलिटी है उसको आइडेंटिफाई करके बता देगा। बताता हूं मैं आपको सिंपल वे में, समझो। देखो सिस्टम इंफॉर्मेशन सिस्टम क्यों बनाया गया, ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को अच्छे बनाए रखने, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। अब देखो इंफॉर्मेशन सिस्टम में जितना भी डाटा होगा उसको प्रोटेक्शन की जरूरत है ना, क्योंकि सारे ऑर्गेनाइजेशन का सिग्निफिकेंट डाटा उसमें होगा। कैट ये हेल्प करता है इंश्योर करने में, एग्जामिन करने में कि उस सिस्टम में सिक्योरिटी मेजर्स हैं या नहीं है, अगर नहीं है तो उनको लाओ ताकि आपका डाटा सेफ रहे। और इवन आपको कैट हेल्प करेगा अगर उस सिस्टम में कोई फ्लो होगा, यानी फ्लो मतलब कोई भी खामी होगी या कमी होगी ना, वो उसको आपको आइडेंटिफाई करके बता देगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है पॉस्चर्स कंट्रोल। देखो अगर आप कैट को यूज करते हो, यानी आप अगर कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स को यूज करते हो, तो इससे जो आपका ऑडिटर है ना वो आइडेंटिफाई कर पाएगा जो इंटरनल कंट्रोल्स ऑर्गेनाइजेशन ने प्लेस किए हैं, यानी अपने ही ऑपरेशंस को, अपने ही प्रोसेसेस को कंट्रोल करने के लिए जितने भी ऑर्गेनाइजेशन ने इंटरनल कंट्रोल्स लगाए हैं वो ठीक है, उनमें कोई वीकनेस तो नहीं है। अगर कोई वीकनेस है तो उसको जज किया जाएगा, उसके बाद उसको वीकनेस को दूर करने के लिए, स्ट्रेंथ करने के लिए रिकमेंडेशंस देगा कैट आपको, यानी आपको रिकमेंडेशंस को फॉलो करके अपने सिस्टम को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। नेक्स्ट है डेवलप आईटी गवर्नेंस। देखो जो कैट है ना ये असिस्ट करता है आईटी गवर्नेंस फ्रेमवर्क को डेवलप करने में, पॉलिसीज बनाने में, प्रोसीजर्स बनाने में। अब ये आईटी गवर्नेंस फ्रेमवर्क क्या है, देखो जब आप ऑनलाइन जाते हो, सिस्टम्स कंप्यूटर सिस्टम यूज करते हो, वो सब कुछ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आ जाता है।
उसको गवर्नेंस कैसे करें। देखो ऑर्गेनाइजेशन में एक कंप्यूटर नहीं होगा, मल्टीपल सिस्टम्स होंगे, एक दूसरे के साथ इंटीग्रेटेड होंगे, उनको एक फ्रेमवर्क ऐसा चाहिए जो सिस्टम्स को गवर्न कर पाए। ये कैट हेल्प करेगा, उसको असिस्ट करेगा उसको डेवलप करने में। क्या पॉलिसीज ऑर्गेनाइजेशन में प्लेस में चाहिए ताकि हर बंदा सिस्टम्स को उन पॉलिसीज के दायरे के अंदर रह के ही यूज करे। प्रोसीजर क्या चाहिए यूज करने का, ये भी हमें बताएगा। इससे ना जितने भी आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रिसोर्सेज हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनको एक तो प्रॉपर से हम मैनेज कर पाएंगे और उनको अच्छे से कंट्रोल भी कर पाएंगे। कोई डाउट है, समझ आ गया? सो यहाँ पे हमारा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट हो गया। देखो अगर आपको कोई भी डाउट अराइज हो रहा है, आप मुझे टेलीग्राम अपनी देखो अब अपनी ना तैयारी खींच लो। अब आपके पास अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर जस्ट 4 मंथ्स हैं सिलेबस करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने के लिए और मॉक टेस्ट करने के लिए। 4 चीजें, 4 मंथ्स। देखो आपको अब अपने आप को पूरी तरह डिवोट करना पड़ेगा अगर आपने अपना पेपर क्रैक करना है। सो अगर जितना भी मैं आपको करवा रहा हूं कोई डाउट हो रहा है तो आप मुझे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में मैसेज करो। आप कितने बच्चों ने मतलब किया भी है उनका रिप्लाई मैं प्रॉपर दे रहा हूं। टेलीग्राम पे मैसेज करो, डिस्कशन ग्रुप में मैसेज करो, जैसे मर्जी करो, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। सो अब आगे का टॉपिक हम करने जा रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो है हमारा स्टैट्यूटरी ऑडिटर है, जो उसकी राइट्स पेपर में बहुत बार पूछे गए हैं। अब देखो जब आपका चाहे एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो चाहे एक नॉर्मल ऑडिटर हो, ऑडिटर की राइट्स होते ही होती हैं। उन्होंने स्पेसिफिकली स्टैट्यूटरी ऑडिटर की राइट्स को पूछा था पेपर में, वो स्टडी करते हैं क्या क्या होती है। देखो सबसे पहले स्टैट्यूटरी ऑडिटर की राइट है कि उसे रेम्यूनरेशन मिलनी ही चाहिए, यानी वो रेम्यूनरेशन रिसीव करेगा ही करेगा। इन शॉर्ट यानी स्टैट्यूटरी ऑडिटर के पास एक फुल फ्लैज राइट है कि उसने रेम्यूनरेशन रिसीव करनी है, उसे अपनी जो फीस है, उसकी जो कमीशन है, जो भी बनती है वो उसे चाहिए ही चाहिए, क्योंकि उसने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की है एज अ ऑडिटर। उसने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कंपनी के लिए काम किया, उसकी ऑडिटिंग करके दिया। अगर काम किया तो बदले में पैसा तो चाहिए ही चाहिए। यानी अब जो ये रेम्यूनरेशन जो पैसा उसे मिलता है ना, इसे ना यूजुअली कंपनी ऑर्गेनाइजेशन खुद डिटरमाइन करती है जब उसे पहली बार अपॉइंट किया जाता है, यानी नेगोशिएशंस हो जाती हैं बीच में, ठीक है। सेकंड मेन राइट आती है कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन की जनरल मीटिंग को अटेंड करने। देखो जो ये क्वेश्चन आया था ना, ये भी आपको उन्होंने 7-8 ऑप्शंस दी थी, उसमें से आपने कहा था बताओ कि इसमें से कौन सी ऑप्शंस करेक्ट हैं जो राइट एज अ जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है आप क्या उसकी जो राइट्स को ट्रूली डिपिक्ट करते हैं। सो ध्यान रखो, आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर चाहिए। सेकंड उसकी मेन राइट थी कि जर्नल मीटिंग को अटेंड करना। देखो जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है ना, उसके पास एक फुल फ्लैज पूरी पावरफुल राइट है कि जितनी भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन की जर्नल मीटिंग्स हो रही हैं, यानी ये वो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन होगी जिसने ऑडिटर को हायर किया, उसको अटेंड करना उसकी राइट बनती है। यानी देखो अगर आप ऑडिटर वो बंदा है जिसने आपके स्टेटमेंट्स ऑडिट करके देने हैं, वो उसने बताना है, उसने जजमेंट देनी है, रिकमेंडेशन करनी है, ये ठीक बनी है या नहीं बनी है। अगर आपने उसको जनरल मीटिंग में नहीं आने दिया तो उसकी इन्फॉर्मेशन कैसे उसको मिलेगी। सो उसके पास ना ये एक ड्यूली राइट है, सैंक्शन राइट है कि वो अटेंड करेगा। अब जो ये राइट है ना, इसका ऑडिटर को क्या फायदा। देखो पहली चीज ये ऑडिटर को हेल्प करते हैं कि वो इन्फॉर्मेशन और गैदर कर पाए। देखो स्टेटमेंट्स तो रिटर्न में है, वो तो खुद बोलेंगे नहीं, जनरल मीटिंग में इन्फॉर्मेशन बहुत मिल जाएगी। क्वेश्चंस पूछ सकता है वो, अलग अलग बंदे जो स्टेटमेंट से इन्वॉल्व है उनसे क्रॉस एग्जामिनिंग हो सकती है, अपनी ओपिनियन बताएगा, उसे क्या लगता है क्या चेंजेस लाने चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और ऑडिट को करने के लिए, ये अपनी ओपिनियन भी ऑडिटर दे सकता है मीटिंग में। थर्ड है टू विजिट द ब्रांच ऑफिस, यानी ऑर्गेनाइजेशन की या कंपनी अगर कोई ब्रांच है तो उसका जो ऑफिस है उसको भी ऑडिटर विजिट कर सकता है, ये भी उसके पास एक राइट है। यानी जितने कंपनी की ऑफिसेस या ब्रांच ऑफिस या लोकेशंस होगी, हर लोकेशन में विजिट करने के लिए ऑडिटर के पास एक पूरी राइट टू विजिट होती है, ठीक है। इससे ऑडिटर और रेलेवेंट इंफॉर्मेशन कर सकता है ग्राउंड लेवल पे जाके एक ब्रांच के रिगार्डिंग या एक ऑफिस के रिगार्डिंग, जिससे वो उनकी फाइनेंशियल और अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस जो डिफरेंट लोकेशंस पे फॉलो की जा रही हैं ब्रांचेस के द्वारा, उनको असेस कर पाता है। देखो हेड ऑफिस की तो नो डाउट, हेड ऑफिस तो ऑब्वियस है फॉलो करेंगे क्योंकि वो तो हेड ऑफिस है, उस पर तो जब मर्जी कोई ना कोई आके विजिट करके असेस कर सकता है। बट ब्रांचेस में घपला होता है, यानी ब्रांचेस में फॉर्जरी हो सकती है। सो इसीलिए ये राइट ग्रांट की गया है, तो ऑडिटर ब्रांचेस में भी जाके वेरीफाई करता है कि सेम प्रैक्टिस या रेलेवेंट जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है वहां पे फॉलो किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे, ठीक है। समझ आ गया, ये 3 मेन राइट्स हैं स्टैट्यूटरी ऑडिटर की। आगे बढ़ते हैं, आगे उन्होंने क्या कहा, पहले ये लाइन समझो,
According to Companies Act 2013, following individuals or entities are not qualified to be appointed as auditor of a company. अब इससे करने से पहले एक टॉपिक पे चलते हैं. उन्होंने आपको कहा था क्वालिफिकेशंस और डिसक्वालिफिकेशंस. सेक्शन 141 बताता था ना, साथ में उन्होंने लिखा था यही सेक्शन बताता है कि कौन से इंडिविजुअल्स और फर्म्स को आप अपॉइंट नहीं कर सकते एज अ ऑडिटर. उनका टॉपिक में भी पेपर बहुत बार है. अब उस टॉपिक पे शिफ्ट करते हैं. सो सबसे पहला आता है ए लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म, LLP, जिसमें सारे के सारे पार्टनर्स चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं. एक LLP है, लिमिटेड पार्टनरशिप फॉर्म है, उसमें सारे के सारे अगर मेंबर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं तो वो एज अ ऑडिटर नहीं अपॉइंट किए जा सकते. देखो, अगर हम एक्ट के अकॉर्डिंग चले, एक्ट की प्रोविजन के अकॉर्डिंग एक ऑडिट फॉर्म को हम ऑडिटर एज अ ऑडिटर नहीं अपॉइंट कर सकते अगर उसके सारे पार्टनर्स या मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स सेम फॉर्म में प्रैक्टिस कर रहे हैं. ध्यान से समझे मतलब सपोज करो, कहना क्या चाहते हैं, आपकी एक LLP है, ठीक है, उसमें आपके पार्टनर्स हैं, वो सारे के सारे पार्टनर्स CA हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट या मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स. उस फॉर्म को आप नहीं अपॉइंट कर सकते, मतलब इन शॉर्ट आप खुद उसको ऑडिट नहीं कर सकते, यानी वो पार्टनर सेम फॉर्म में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं. ठीक है, समझ गए. यानी एक्ट क्या कहता है, देखो जो ऑडिट फर्म है उसको नहीं अपॉइंट किया जा सकता एज एन ऑडिटर अगर उसके सारे पार्टनर्स या जो उसके मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर यानी 50% से ज्यादा सेम फॉर्म में प्रैक्टिस कर रहे हैं. समझ गए, कोई डाउट? आगे क्या कह रही है, ऑफिसर और एम्प्लॉय फॉर कंपनी हु इज अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट डिग्री होल्डर टू. देखो, अगर कोई आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है या कंपनी, अगर उसका कोई ऑफिसर या एम्प्लॉय खुद क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसके बाद पूरी बाकायदा डिग्री है, आप उसे अपनी कंपनी का ऑडिटर नहीं हायर कर सकते. मतलब आप अपनी कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का बंदा अपना ही ऑडिटर नहीं हायर कर सकते, आपको एक्सटर्नल बंदा ही बुलाना पड़ेगा, क्योंकि इससे ब्यास होगा, भेदभाव हो सकता है. आप स्टेटमेंट्स को अपनी कंपनी के फेवर में लेके आ सकते हो, ये चीजों का ध्यान रखना पड़ता है. नेक्स्ट आता है एनी चार्टर्ड अकाउंटेंट हुज अपॉइंटमेंट विल रिजल्ट इन द पर्सन बीइंग द ऑडिटर ऑफ मोर देन 20 कंपनीज एट द सेम टाइम. एक कोई ऐसा चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ठीक है, अगर आप उसे अब अपनी कंपनी का ऑडिटर हायर करोगे ना, तो अब उसके पास 20 से ज्यादा कंपनीज हो जाएंगी. सो ये भी एक्ट रिस्ट्रिक्ट करता है कि अगर किसी बंदे के पास यानी किसी CA के पास 20 से ज्यादा कंपनीज है, तब हम उसको ऑडिटर एज अ ऑडिटर हायर नहीं कर सकते. ठीक है, समझ आ गया. अब आगे आता है टॉपिक फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट इज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर्स. देखो, मैंने आपको बताया था ना, जैसे राइट्स हैं ऑडिटर की, उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज भी बनती है. उसमें से एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो पेपर में बहुत बार आई है, वो है फिजिकल वेरिफिकेशन फिक्स्ड एसेट्स की. यानी ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑडिटर की. क्या है चीज, देखो, जो फिजिकल वेरिफिकेशन होती है ना ऑर्गेनाइजेशन के फिक्स्ड एसेट्स की, उसको ना प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी माना गया मैनेजमेंट की, ना कि ऑडिटर की. अब क्यों में ये दो अलग स्टेटमेंट्स हैं, समझे मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं. देखो, ये स्टेटमेंट असर्शन और रीजन में आई थी. उन्होंने ऊपर क्या लिखा है, फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द फिक्स्ड एसेट इज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर. मैंने आपको इसीलिए मैंने आपको ऐसे समझाया. आपको यही लगा होगा हाँ अभी ऑडिटर की ही जिम्मेवारी है कि उसने फिजिकल वेरिफिकेशन करना है. पहले ना आप एक बार रीड करते हैं फिर डिस्कस करते हैं. उन्होंने क्या कहा, फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट इज प्राइमरी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट, नॉट द ऑडिटर. The auditor's role is to verify the existence, ownership and valuation of fixed asset by examining supporting documentation. समझे? देखो, उन्होंने assertion और reason में क्वेश्चन पूछा था. उन्होंने आपको एक स्टेटमेंट दी थी, 100% बच्चों का गलत होगा. उन्होंने कहना हाँ जी ठीक है, ऑडिटर ने वेरीफाई करना होता है सबको, तो वो फिजिकल भी एसेट्स को वेरीफाई करेगा, क्योंकि ऑडिटिंग का काम ही है कि वेरिफिकेशन करनी. यही यहाँ पे ही आपके क्वेश्चंस गलत होते हैं. इसीलिए ही ये टेस्ट लिया जाता है आपकी नॉलेज को डीपली टेस्ट करने के लिए. देखो, जो फिजिकल एसेट्स है कंपनी के, ऑर्गेनाइजेशन के, उनकी जो फिजिकल वेरिफिकेशन वहां पे जाके चेक करना, ये ऑडिटर का काम नहीं है, ये मैनेजमेंट का काम है. ऑडिटर का काम सिर्फ इतना है, उसने एसेट की एग्जिस्टेंस देखनी है या नहीं है. उसने एसेट्स को नहीं देखना कि वो ठीक चल रहा है या नहीं, उसने उसको नहीं वेरीफाई करना. उसने बस इतना देखना है ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है.
जो उसकी ओनरशिप है ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे है या नहीं नाम पे है, और वैल्यू क्या बनते हैं फिक्स एसेट की उसको देखना है बस। ये सारी चीजें वहां पे एसेट्स को देख के नहीं जज होते, ये उनकी एसेट्स की जो डॉक्यूमेंट्स उनको सपोर्ट कर रहे हैं, जो उनके बिल्स हैं, जब पेमेंट के लिए आपने पेमेंट की जो रिसीव किए या जो उनके इनवॉइस है, ये चीजें उसको बताएंगी। टाइटल डीड्स होगी, ये सारी चीजें आपको ऑडिटर को आपको बताएंगे कि एसेट एग्जिस्ट कर रहा है, उसकी ओनरशिप ठीक है, उसकी वैल्यूएशन ठीक की गई है या नहीं की। यानी जितने भी ऑडिट प्रोसीजर है वो जस्ट ऑडिटर उनको परफॉर्म करेगा अप्रोप्रिएटली। ठीक है, समझ आ गया। अब आगे एक अगेन फिर मैचिंग का क्वेश्चन आया है। ठीक है, अगेन ये ऑडिटर की राइट्स, ऑडिटर की रिपोर्ट, ऑडिटर की लायबिलिटी और ऑडिटर की ड्यूटी, उन्होंने आपको ये चार चीजें एक पास से दे दी। एक ऑडिटर की राइट है, एक ड्यूटी है, एक उसकी लायबिलिटी है, एक उसकी रिपोर्ट है। उसके सेकंड साइड में उन्होंने आपको रीजनिंग दे दी, मैच करके बताओ, उसको देखते हैं। क्वालिफाइड रिपोर्ट क्या है? देखो क्वालिफाइड रिपोर्ट ऑडिटर की रिपोर्ट है जो इंडिकेट करेगी लिमिटेशन, स्कोप और डिसएग्रीमेंट की सर्टेन मैटर पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करेगा ऑडिटर। यानी जब आप देखो कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है जिसकी स्टेटमेंट 100% करेक्ट होंगे, कोई ना कोई तो मैटर्स ऐसे होंगे यहाँ जहां पे डिसएग्रीमेंट होगी ऑडिटर और कंपनी के स्टेटमेंट्स के बीच में। यानी जब ये लिमिटेशन आ जाएगी स्कोप की या डिसएग्रीमेंट होगी, जो रिपोर्ट इसको इंडिकेट करेगी ना, यानी ये ऑडिटर रिपोर्ट आपको बना के देगा ना, उसमें ये सारी चीजें इंडिकेटेड होंगी, उसे हम क्वालिफाइड रिपोर्ट कहते हैं। यानी ये ऑडिटर की ड्यूटी है। नेक्स्ट आता है एग्जामिन, वैल्यूएशन एंड डिस्क्लोजर। देखो ऑडिटर की एक ड्यूटी है एग्जामिन करना है वैल्यूएशन और डिस्क्लोजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। यानी आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, जो उसमें वैल्यूएशन की गई है और जो डिस्क्लोजर किया, उसको वेरीफाई करना ऑडिटर का काम है। असेस टू रिकॉर्ड्स ऑफ कंपनी एंड इज सब्सिडी, ऑडिटर की राइट बनती है, उसके पास एक पूरा फुल फ्लेज एक्सेस है, जितने भी कंडक्ट, जब वो ऑडिट का प्रोसेस कर रहे हैं ना, जितने भी उसको रिकॉर्ड्स यानी जो रेलेवेंट रिकॉर्ड्स उस ऑडिट के प्रोसेस को सपोर्ट करेंगे, उनको असेस करने की, यानी उनके उसको पूरी पावर है कि उन रिकॉर्ड्स को वो देख सकता है, उसको मिलेंगे वो रिकॉर्ड। ठीक है, नेक्स्ट है मिस स्टेटमेंट इन द प्रोस्पेक्टस इन कंपनी इशू ऑफ कैपिटल। यानी ऑडिटर की ड्यूटी बनती है कि वो रिपोर्ट करेगा अगर कंपनी के प्रोस्पेक्टस में उन्होंने कोई जो इश्यू ऑफ कैपिटल के रिगार्डिंग कोई मिस स्टेटमेंट किया, यानी कोई भी मिस स्टेटमेंट अगर प्रोस्पेक्टस में यानी गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया, वो असल में नहीं है, तो उसको रिपोर्ट करना ऑडिटर का काम है। ठीक है, समझ आ गया। सो अब आज के सेशन का हम लास्ट टॉपिक करेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अंडरलाइंग इंटेंसिटी। पहले लाइन समझो, उन्होंने क्या कहा था, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अंडरलाइंग इंटेंसिटी फॉर द कॉन्टेक्सचुअल ऑडिटिंग विद अ वाइडर इंटेंसिटी एज फॉलोस। यानी वो क्वेश्चन में उन्होंने कहा था, उन्होंने आपको आइटम्स दी थी, वो कहते थे इसको आप एक ना इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करके बताओ, यानी क्या सीक्वेंस होगा। यानी अब जो इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा, जो उसके बेसिस है वो लेने हैं कि आपने जो कॉन्टेक्सचुअल एडिटिंग कर रहे हैं ये ऑडिटर, उसमें इंटेंसिटी क्या है, उस इंटेंसिटी के बेसिस पे आपने एक सीक्वेंस बनाना। देखो सबसे पहले इंटरनल चेक किया जाता है, यानी ऑर्गेनाइजेशन खुद अपने लेवल पे चेक करती है कि जितने भी इंटरनल कंट्रोल मेजर्स उन्होंने लगाए हुए काम कर रहे हैं, डेविएशंस तो नहीं अराइज हुई, अगर डेविएशंस आ रहे हैं तो वो खुद अपने लेवल पे करेक्ट करते हैं। फिर इंटरनल ऑडिट किया जाता है, कंपनी के अपने बंदे, यानी इंटरनल मैंने कंपनी के अपने बंदे क्या लगे, इवन एक्सटर्नल ऑडिटर्स भी होते हैं, यानी इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, तब हर स्टेटमेंट का ऑडिट चेक किया जाता है। इंटरिम ऑडिट, देखो जब आप साल के बीच में ऑडिट करवाते हो, मतलब बीच में हो रहा है, ये कोई पूरे एंड ऑफ द ईयर नहीं होगा, कब जब मर्जी बीच में हो सकता है, इसको इंटरिम ऑडिट कहते हैं। एनुअल ऑडिट जो नॉर्मल ऑडिट होता है, यानी जो हर साल होना ही होता है, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स करते हैं, ये तो स्टैट्यूटरी है। ठीक है, लास्ट में आता है स्पेशल ऑडिट। देखो स्पेशल ऑडिट बहुत स्पेशल सर्कमस्टांसिस में कंडक्ट किया जाता है, जब बहुत ज़्यादा कोई बड़ा फ्लॉ हो या बहुत इंपॉर्टेंट कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह में एंटर करना हो, यानी मतलब कोई स्पेशल सर्कमस्टेंस जब भी कोई कंटिंजेंसी अराइज होगी, तब स्पेशल ऑडिट किया जाएगा एक स्पेशल टीम की तरफ से, या गवर्नमेंट की रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग भी स्पेशल ऑडिट किया जा सकता है। सो यहाँ पे हमारे सिलेबस की एक और लाइन कंप्लीट होगी।